नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं चुनावी हलचल के साथ। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी से उन्होंने पणजी सीट से टिकट की मांग की थी, जो उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। For some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. और मंत्री पद से बर्खास्तगी और बीजेपी से निकाले जाने के बाद उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत को हाथ का साथ मिल गया है। आज वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक ही शर्त पर कांग्रेस में आए हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी की विदाई हो। ज्वाइनिंग किसने कराई? सभी पार्टी की पूरी लीडरशिप थी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर वेणुगोपाल से लेकर सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस में परिवार में एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मुझे सम्मिलित कराया है, अनुकृति को सम्मिलित कराया है। और ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सत्ता में रही बीजेपी के प्रत्याशियों का किस तरह से जगह जगह विरोध हो रहा है और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कल पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे विधायक प्रमोद ऊंटवाल का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने विधायक से कहा कि वो 5 साल से कहां गायब थे। विरोध का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले यहां की खतौली विधानसभा के मनवरपुर गांव का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायक प्रत्याशी विक्रम सैनी का विरोध हो रहा था, जहां गांव वालों ने विधायक जी को खदेड़ दिया। वीडियो में विक्रम सैनी गाड़ी में हाथ जोड़ते और कुछ बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें शामली के कांडला गांव में जब बीजेपी विधायक तेजेंद्र निर्वाल प्रचार के लिए पहुंचे तो उनके सामने कुछ गांव वाले जयंत चौधरी के समर्थन में नारे लगाने लगे। लोगों के इस विरोध के बाद माहौल गर्मा गया और बीजेपी के उम्मीदवार और विधायक गांव से लौट आए। और शामली की कैराना विधानसभा सीट से इकरा हसन ने नामांकन कर दिया है। ये नामांकन इकरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया है। इकरा सपा विधायक नाहिद हसन की बहन है। नाहिद की गिरफ्तारी को इकरा ने बीजेपी की चाल बताया है। वो चुनाव प्रचार की बखूबी जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्होंने कैराना सीट से नाहिद की बड़ी जीत का दावा किया। महाराष्ट्र राज्य में विकलांगों के लिए चल रहे स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं, क्योंकि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। सामाजिक न्याय मंत्री का कहना है कि कोरोना की वजह से ये देरी हुई है और कुछ ही दिनों में उन्हें उनका वेतन मिल जाएगा। शिक्षिका वंदना थानेकर अभी 10वीं के इन बच्चों को पत्र लिखाना सिखा रही हैं। जिस तरह की उनकी हालत है, शायद आने वाले कुछ दिनों में उन्हें खुद सरकार को पत्र लिखकर अपना वेतन मांगना पड़े। वंदना की तरह हजारों शिक्षक महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जिन्हें अक्टूबर के बाद वेतन नहीं मिला है। नतीजतन लोगों की बचत खत्म हो रही है। लास्ट ईयर तो मैंने ये भी किया, मेरा महीने का जो पीपीएफ में एसबीआई में जाता था वो मैंने स्टॉप किया। वहाँ से जो कलेक्शन था उसमें से पैसा उठा के मैंने मेरे जहाँ से ईएमआई जाता वो बैंक में मैंने डाला है। बाद में एक एलआईसी की एक पॉलिसी थी, वो मैंने कैंसिल करके जो पैसा था वो मैंने मेरे अकाउंट पे डाला है, क्योंकि ईएमआई जाना है, घर भी चलाना है। अकेला मेरे हस्बैंड भी क्या क्या करेंगे। अयाज शेख भी इसी स्कूल में शिक्षक हैं। घर में कमाने वाले ये अकेले हैं, लिहाजा वेतन नहीं आने पर कर्ज लेकर घर चल रहा है। ये बताते हैं कि अब लोग भी इन्हें पैसे देने से पहले 2 बार सोचते हैं। साथ ही खाते में पैसे नहीं होने की वजह से अकाउंट स्टेटमेंट के आधार पर कोई लोन भी नहीं मिल रहा। अगर सैलरी नहीं आ रही है 2-3 महीने से, तो 100% आपको तो बाहर से लेना ही पड़ेगा। वो 10,000 20,000 का अमाउंट भी हो सकता है कि फ्रेंड से ले लेते, रिलेटिव से ले लेते, लेकिन लेना होता है। बार बार वही सिचुएशन आ रही है, तो सामने वाला हमारे पर ट्रस्ट नहीं करता है।
कि ये क्यों मांगता है, या फिर बार बार में सब पर्सनल लोन लेना है, ये लेना है, उसके लिए भी फिर 6 मंथ का सैलरी चाहिए कंटिन्यूशन बैंक स्टेटमेंट में, वो भी इरेगुलर हो जाता है, तो फिर वो लोन लेने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में विकलांगों के लिए 850 स्कूल हैं, जिसमें 10,500 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद हैं। इन शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार को सालाना 661 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस साल वित्त विभाग की ओर से केवल 396 करोड़ रुपए का ही फंड मिला है। इस वजह से वेतन देने में देरी हो रही है। हमारा जो क्षेत्र है, दिव्यांग क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं दुर्लक्षित है, क्योंकि हमारे 3-3, 4-4 महीने जब सैलरी नहीं मिलती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है सर। हमारी जो लोन की किस्त है हम टाइम पे नहीं चुका पाते। विकलांगों के ये स्कूल शिक्षण मंत्रालय में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर आते हैं। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना के बाद पैदा हुए हालात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोविड से पहले इनकी एक दिन भी सैलरी देर नहीं होती थी। इसका कारण ये था कि भले ही उस अकाउंट में माइनस में गए तो भी वो उनका पगार मिल जाता था, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शन जैसे लगे, उस रिस्ट्रिक्शन में वो जो अकाउंट था माइनस में जाने के लिए फाइनेंस ने अलाउ नहीं किया था कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण। अभी इन 2-4 दिनों में सारी सैलरी अकाउंट जो है, फिर शिक्षकों का हो या बाहर जो भी हो, उनकी सैलरी सही तरह से जाएगी। मैंने अभी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और आपको बताया कि दिव्यांगों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों के पास समय पर वेतन नहीं आने की वजह से पैसे नहीं हैं। ये साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी मुझे इन्हीं शिक्षकों ने सिखाया। ये एक ऐसे समाज के दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें शायद समाज भूल चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाज के साथ अब सरकार इन शिक्षकों को भी भूल चुकी है और इसलिए इन्हें अपने वेतन के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। इंडिया गेट पर 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को हटाया गया। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इंडिया गेट पर बीते 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को वहां से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया है। यही नहीं, अब इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके शहादत के सम्मान के लिए इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति स्थापित किया गया था, जो लौ जलाई गई थी, उसे यहाँ से हटाया जाएगा। एक नई परंपरा की शुरुआत यहाँ इंडिया गेट पर हो रही है और इंडिया गेट के ठीक पीछे जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर जो लौ जल रही है, उस लौ से अमर जवान ज्योति की लौ को मर्ज किया जाएगा। ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया है। 50 साल से इंडिया गेट पर जल रही ये अमर जवान ज्योति अब यहाँ नहीं दिखेगी। इसे एक भव्य आयोजन में शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति की ये लौ जलाई थी। 50 साल से जल रही इस लौ को इंडिया गेट से हटाने के फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में मिलाया गया है। युद्धों में जान गंवाने वाले हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के स्वरूप में इस साल कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। आमतौर पर ये कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन इस साल पहली बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और यहां पर एक कैनोपी के अंदर नेताजी की एक होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण करेंगे।
नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट के ठीक बीच में इस कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट की ग्रेनाइट की मूर्ति लगाई जाएगी। They appreciate that the NDA government under the leadership of Narendra Modi ji has taken the initiative. हम नेताजी की प्रतिमा लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। Putting a statue at the India Gate. जाहिर है गणतंत्र दिवस समारोह से इस साल एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। एक नई परंपरा की शुरुआत नए तरीके से इस बार गणतंत्र दिवस की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। नेशनल वॉर मेमोरियल से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।